तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर 3 यानी कि जो आपका केमिकल काइनेटिक्स था उस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि आपका क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो आज की इस वीडियो में हम खाली शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले कोई भी कोटि की अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोटि क्या होती है। जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोटि क्या होती है, तभी आप शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं पढ़ सकते हैं। तो कोटि की जो अभिक्रिया या कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, और इन दोनों में अंतर हम एक ही वीडियो में करा रखे हैं, जो कि आपका वीडियो लेक्चर 13 है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप प्लेलिस्ट जो है वहां पे जाके देखेंगे, जो प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे 13 नंबर जो वीडियो है या चैप्टर 3 में आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको अभिक्रिया की कोटि करके वहां पे वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिए। जब आपको कोटि समझ में आ जाएगी तब आप शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे वीडियोस या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो आने वाली हैं वो आपको मिलती रहे। ज्यादा ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। आप अपना कमेंट या डाउट यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया समझने से पहले आपको थोड़ा सा हम कोटि समझा देते हैं कि कोटि क्या होती है। तो अभिक्रिया या कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग लिया जाता है। ठीक है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया समझें तो इसमें भी कोटि शब्द आ रही है, यानी कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसमें जो अभिकारक की सांद्रता है वो अभिक्रिया की जो दर है, पहली बात उसमें जो अभिक्रिया की दर जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगी। जबकि कोटि में क्या होता था कि अभिकारक की दर या अभिकारक या अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होती थी। लेकिन अगर शून्य कोटि की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, और ऐसे अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसका हम जो इक्वेशनल परिभाषा है वो देखें तो क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर यानी कि अभिक्रिया की वेग की बात हो रही है। अभिक्रिया की दर यानी कि अभिक्रिया की वेग की बात हो रही है, क्योंकि हमने पता है कि अभिक्रिया का दर ही अभिक्रिया का वेग होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर यानी R की बात हो रही है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उस अभिक्रिया को ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे समझते हैं, डिफिनीशन अगर मान लो समझ में नहीं आया तो इसे समझते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है A जिससे बन क्या रहा है B+C। अब हमने बताया है कि इधर साइड का जितना भी आप मॉलिक्यूल लेते हैं, A ले लीजिए, B ले लीजिए, वो आपका क्या होता है, अभिकारक होता है। वो आपका क्या होता है, अभिकारक होता है। और इधर जो बनने के बाद जो चीजें मिलती हैं वो प्रोडक्ट या उत्पाद होती हैं। ठीक है, तो ये आपका कोई एक रासायनिक समीकरण हो गया कि A से आप B+C प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब अगर इस समीकरण के लिए हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा अभिक्रिया की सांद्रता या कह सकते हैं अभिक्रिया की दर। अब अभिक्रिया की दर को हम R से डिनोट करते हैं और इसी को हम dx/dt लिख सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर ये क्या हो जाएगा आपका दर, वो भी किसकी, अभिक्रिया की। ठीक है, अभिक्रिया की दर को R से डिनोट करते हैं, जिसे हम dx/dt भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, या शून्य कोटि का जब अभिक्रिया निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला जनरेट करें तो क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूले से ही हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो परिभाषा से अगर फॉर्मूला लिखे कि अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो अभिक्रिया की दर क्या है, dx/dt
ये हो गया अभिक्रिया की दर, जो कि अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक क्या है, ए है, इस अभिक्रिया के लिए लिख रहे हैं, तो अभिकारक की सांद्रता, अब हम अगर ए लिख के छोड़ देते तो अभिकारक ही होता, अब ब्रैकेट लगा दिए तो अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, के शून्य घात, अब ये अभिकारक की सांद्रता इसके शून्य घात के समानुपाती होती है। देखा, डिफिनीशन से ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट कर लिया। तो शून्य कोटि के लिए जो सेकंड डिफिनीशन है उसी से हमने फॉर्मूला बनाया है, जो कि क्या है, दर या अभिक्रिया की दर, जिसे हम dx/dt लिख सकते हैं, और इसी को ही अगर हम अभिक्रिया की सांद्रता के घात के शून्य घात, मतलब कि जो अभिक्रिया की सांद्रता a है, ये अभिक्रिया की सांद्रता है, अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, तो अभिकारक हमने यहाँ पे a ले रखा है, तो अगर हम a को ब्रैकेट में बंद करते हैं, चाहे a हो चाहे b हो, अगर आप उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं तो वो पूरा क्या पढ़ा जाता है, b की सांद्रता या a की सांद्रता। तो यहाँ पे a जो है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, और यही आपका क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको डिफिनीशन और फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया होगा। इस डिफिनीशन से ही फॉर्मूला बना सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। कैसे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर, ये आपका अभिकारक की दर है dx/dt, जो कि ये आपकी अभिक्रिया की दर जो कि अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, और ऐसे अभिक्रिया को ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो कि 3 नंबर का आता है। अगर खाली डिफिनीशन ही पूछा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है तो 2 नंबर का या 1 नंबर का आएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और उसका वेग स्थिरांक का जो इक्वेशन है वो भी बताइए, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करते हैं। इसका हमने 2 डिफिनीशन आपको बताया है, ये आपका सिंपल डिफिनीशन और ये आपके फॉर्मूले से जनरेट किया गया डिफिनीशन है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो पहले एक एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा वहीं पे जहां पे हमने आपको डिफिनीशन और फॉर्मूला बताया। एग्जाम्पल क्या है कि 2 या कह सकते हैं H2 प्लस Cl2, जो कि क्या बन जाएगा आपका 2HCl। ये एग्जाम्पल आप कहां पे लिखेंगे, जहां पे अभी हमने डिफिनीशन और फॉर्मूला आपको लिखवाया है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि हम इरेज करेंगे, फिर आपको अभिक्रिया की शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बताएंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का जो व्यंजक होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन देके कि इसके लिए या इस क्वेश्चन के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान निकालिए। तो उसके लिए आपको वेग स्थिरांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि शून्य कोटि के लिए होता है। अगर पूछ लिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया ज्ञात कीजिए, तो जो अभी हमने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से आप शून्य कोटि की अभिक्रिया को निकाल सकते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमने आपका अभिक्रिया लिया था, जिससे यानी ए जिससे बन रहा था क्या B प्लस C, वो अभिक्रिया ले लेंगे। और आपको पता है कि A जिससे प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका हमेशा A क्या होगा, अभिकारक होगा, और ये आपका उत्पाद होगा। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर हम शून्य कोटि की जो अभिक्रिया वाला फॉर्मूला है वो लगाएं तो क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला अभी क्या आया है कि अभिक्रिया की दर यानी dx/dt, जो कि किसके बराबर होगा, आपके वेग स्थिरांक के, या फिर अभी के नहीं लगेगा। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेग स्थिरांक क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया के दर जो कि अभिकारक की सांद्रता के
शून्य घात के समानुपाती होता है, यही फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में अगर इस फॉर्मूले से हम वेग स्थिरांक k का मान निकालें, तो जब हम ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पे dx अपान dt, और ये जो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो इसके जगह पे वेग स्थिरांक k लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपान dt इज इक्वल टू k इंटू a की सांद्रता के घात शून्य। अब किसी का भी घात जब 0 होता है तो वहां पे एक मान होता है, यानी वो मान नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो a है, ये जो a की घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो अब इसको आप लिखें या न लिखें उसका कोई मतलब नहीं है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला ही है, जिसमें समानुपाती का निशान अगर हम हटाते हैं तो उसकी जगह वेग स्थिरांक k लेते हैं। अब चूंकि हमें वेग स्थिरांक k का ही मान निकालना है तो यहाँ पे a की घात 0 है, यानी a का मान, a की सांद्रता का मान 1 हो जाएगा। आप लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, dx अपान dt इज इक्वल टू k। ये हमारा बच जाता है क्योंकि हमने ये जो सांद्रता का घात 0 था उसका मान 1 लिया है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, ये होगा आपका dx अपान k इंटू dt हो जाता है। अब इसका आपको समाकलन करना होगा। तो dx अपान k इंटू dt जब भी हम समाकलन करते हैं किसी के भी सापेक्ष, तो अगर हम पहले लिखें कि समाकलन करने पर हम समाकलन कर किसका रहे हैं, dx इज इक्वल टू k इंटू dt का। जब भी हम किसी के सापेक्ष समा करते हैं, जैसे dx है तो d के सापेक्ष हम x का समाकलन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, हमेशा जब d के सापेक्ष x का समाकलन करेंगे तो बराबर में केवल x बच जाएगा, d और समाकलन का निशान हट जाएगा। जैसे d के सापेक्ष dt का समाकलन अगर आप कर रहे हैं तो t खाली लिखा जाएगा, ये जो d और समाकलन है ये निशान हट जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन के लिए समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, dx की जगह खाली बच जाएगा क्या, आपका x इज इक्वल टू k इंटू dt है। तो dt का भी समाकलन, एक बार इसको पहले समाकलन की इक्वेशन में लिख लेते हैं इस समीकरण को। तो समाकलन की इक्वेशन में लिखेंगे क्या हो जाएगा, समाकलन dx इज इक्वल टू पूरे के समाकलन होगा, इधर के साइड बराबर इधर भी जो है आपका k इंटू dt है, इस पूरे का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन k इंटू dt। अब k इंटू dt जो है ये अचर पद है, यहाँ पे नंबर संख्या भी हो सकती है, अचर पद का समाकलन नहीं होता है। तो अगर हम इसका समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला केस बन रहा है कि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x का जो समाकलन है वो d के सापेक्ष हो रहा है, यानी यहाँ पे d और समाकलन हट जाएगा, केवल x ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका बच जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि k जो है वो अचर पद है, तो इसको पहले बाहर ले लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका कि समाकलन dx इज इक्वल टू, इस k को हम इस समाकलन के बाहर ले लेंगे, यानी k इंटू फिर समाकलन dt हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले इस इक्वेशन को समाकलन करेंगे तो दोनों साइड समाकलन लगाएंगे, dx के इधर भी समाकलन लगेगा और k इंटू dx यानी पूरा जो उधर का पद है उधर भी समाकलन लगेगा। ठीक है, तो समाकलन लगा दिया। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो dx समाकलन वैसे ही रहेगा, लेकिन k आपका अचर पद है, k की जगह आपका कोई भी आंकिक मान हो सकता है, जैसे 1 2 3, या भिन्नात्मक मान हो सकता है, या कोई भी मान अगर अचर पद में है तो उसका समाकलन नहीं होगा, तो इसको हम इस समाकलन के बाहर कर लेंगे और dt को समाकलन के अंदर रखेंगे। अब हमने पहले बताया है कि किसी के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष करेंगे खाली उसका मान बच जाएगा, बाकी आपका d और समाकलन हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, d कि सापेक्ष x का समाकलन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा आपका क्या, x खाली इज इक्वल टू k वैसे ही रहेगा, dx समाकलन dt है तो समाकलन dt की जगह खाली आपका t बच जाएगा और इसके साथ प्लस में एक c हम जोड़ देंगे। c क्या है, तो c आपका समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक होता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन बन के आएगा ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। समाकलन बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना होता है। जब समाकलन करेंगे दोनों ही पदों का पहले समाकलन करेंगे, फिर जो अचर पद होगा उसको समाकलन नहीं करके उसको बाहर कर लेंगे, और जो जिसके सापेक्ष समाकलन होता है, जैसे डी के सापेक्ष एक्स का समाकलन हो रहा है तो डी हट जाएगा और समाकलन हट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। डी के सापेक्ष टी का समाकलन हो रहा है, केवल टी बचेगा। इस हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है, और लास्ट में एक समाकलन नियतांक सी जोड़ देंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर समीकरण फर्स्ट को लेकर सॉल्व करते हैं। ये नीचे आपका समीकरण फर्स्ट आया हुआ है। तो ये आपका समीकरण एक आया था, x इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी, सी समाकलन नियतांक है। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण एक में यदि, या कर सकते हैं समीकरण एक में यदि x बराबर 0 हम ले लें और t बराबर भी क्या ले लें, 0 ले लें। x बराबर 0 और t बराबर 0 हो तो ये समीकरण में क्या होगा, अगर x की जगह 0 ले लें और t की जगह 0 ले लें तो ये जो इक्वेशन है कैसे चेंज हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू के वैसे ही रहेगा, t की जगह भी 0 आ जाएगा और प्लस में आपका c। यहां से अगर देखेंगे तो c का एक मान निकलेगा जो कि क्या हो जाएगा, यहां से एक c का मान निकलेगा जो कि क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0। ये आपका समाकलन नियतांक c का मान निकलेगा जो कि 0 होगा। कैसे निकला, हमने x का मान 0 मान रखा है और t का मान भी 0 मान रखा है, तो x की जगह 0 रख दिया, k वैसे ही t की जगह भी 0 रख दिया प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो c बराबर 0 आया है, इस c का मान समीकरण एक में जो समाकलन नियतांक c है वहां पर रखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण एक में, फिर से लिखेंगे समीकरण एक में c का मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका x इक्वल टू के इंटू टी प्लस का 0, क्योंकि हमने बस c की जगह 0 रखना है, c का मान ही तो रख रहे हैं तो c की जगह 0 हो जाएगा। और यहां से आपका x इक्वल टू के इंटू टी बच जाएगा। और हमें चाहिए क्या, वेग स्थिरांक k का मान चाहिए। कैसे, देखिए हमने c की जगह बस 0 रखा है, बाकी आपका पूरा इक्वेशन वही है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x इक्वल टू के इंटू टी बचा है और हमें चाहिए क्या, वेग स्थिरांक k का मान। तो यहां से वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, k इज इक्वल टू आ जाएगा x जो है वही रहेगा ऊपर ही, t आपका इस x के नीचे आ जाएगा अपान t हो जाएगा। यही जो आपका वेग स्थिरांक का फॉर्मूला निकल के आया है, यही आपके शून्य कोटि के लिए लिख भी देते हैं। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समाकलन समझना था। जब हमने c का मान 0 निकाल दिया तो वही c का मान हम समीकरण एक में रख देंगे, यानी यहाँ पे c की जगह 0 रख दिया। बाकी आपका इतना पोर्शन बचा ही है। हमें चाहिए क्या, वेग स्थिरांक k का मान शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक k का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा x अपान t। ये ही आपका क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कभी कभी बहुविकल्पी में शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक भी पूछ लेता है, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक भी आपको बता देते हैं। तो आपका पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया बताई, फिर वेग स्थिरांक के लिए फॉर्मूला, यानी अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन दे दिया और कह दिया कि वेग स्थिरांक निकाले, तो ये फॉर्मूला जो k इक्वल टू एक्स अपान टी है, इस फॉर्मूले से आप वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। और अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया ज्ञात करने को कहेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dx अपान dt, जो कि समानुपाती था अभिकारक की सांद्रता के घात शून्य के, ठीक है, वो वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक देखते हैं जो कि बहुविकल्पी में 1 नंबर में पूछा जाता है।
शून्य कोटि अभिक्रिया का अगर मात्रक निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आया था वेग स्थिरांक का, K इक्वल टू एक्स अपान टी। एक्स क्या होता है, मोल। मोल को एक्स से या मोल की सांद्रता होती है, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये आपका मोल होता है और ये आपका समय टी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू मोल प्रति लीटर और बटे में क्या हो जाएगा, T है तो सेकेंड, T यानी कि समय है तो सेकेंड। X क्या है, मोल होता है, जिसे या कह सकते हैं सांद्रता होती है, जिसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, मोल प्रति लीटर से, और T को समय से। तो जो आपका मात्रक बनेगा K के लिए या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यही आपका मात्रक हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर इसी को हम सिंबल से दर्शाएंगे तो कैसे हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक हो जाएगा। पहले क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, सिंबल से दर्शाएंगे तो मोल प्रति लीटर इनवर्स प्रति सेकेंड इनवर्स। यही आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक हो जाएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया या उसके वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, ये पूरा वीडियो लेक्चर जो है समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके सामने मिलती रहे। ज्यादा आप कर देंगे वीडियो को शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे यूट्यूब पर ही या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ, और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।